This call is now being recorded. आज वाली स्लाइड का ना अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने सारे जो अभी लास्ट के 3 लेक्चर्स के फॉर्मूले ना लिख दिए हैं इसमें। पहली की 3 जो स्लाइड्स हैं उसमें आपके सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, फॉर रिवीजन। क्योंकि आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ अभी तक। तो देखो थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। इसमें हाफ पार्ट तो तुमको इजी लग रहा होगा, वो इलिप्स वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल हो सकता है तुम लोगों के लिए याद करना। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक हम आज भी पढ़ेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने 2 पढ़ी थी। एक सर्कल था जिसका सेंटर ओरिजिन पे था, उसकी इक्वेशन क्या थी, मॉड z इज इक्वल्स टू आर। जिसका सेंटर मान लो z0 पे था उसकी इक्वेशन क्या थी, मॉड z माइनस z0 इक्वल्स टू आर, जहाँ पे आर आपका रेडियस है, z0 सेंटर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमने 2 फिक्स्ड पॉइंट्स माने थे, z1 और z2, ठीक है। और जो बाइसेक्टर था उसमें हमने एक मूविंग पॉइंट माना था z। तो उसकी इक्वेशन क्या थी, मॉड z माइनस z1 इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस z2, जहां पर z1 और z2 आपके क्या है, फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। फोर्थ क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स और हाइपरबोला में थोड़ा सा ही डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था बताओ? प्लस की जगह माइनस था। हाँ, प्लस की जगह माइनस था और एक मोड और लगा हुआ था इसके बाहर भी, क्योंकि वहां पे हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन क्या है, मॉड z माइनस z1 प्लस मॉड z माइनस z2 इक्वल्स टू के। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं z1 और z2 ये बेसिकली क्या थे आपके इलिप्स के, जिसको हम फोकस बोल रहे थे, फिक्स्ड पॉइंट्स वो थे। फिर इसमें हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉड z1 माइनस z2 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये इक्वल हो गया था तो क्या बना था अपने पास, अगर k इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस z2 हो गया था तो कुछ और ही बना था अपने पास। क्या बना था, लाइन बनी। हाँ स्ट्रेट लाइन बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। थोड़ा सा डिफरेंस है, बीच में माइनस आ गया और एक मोड आपने अलग से लगा दिया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही थी, ठीक है। इस केस में हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि k की जो वैल्यू है वो मॉड z1 माइनस z2 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने मॉड्यूलस का मतलब देखा था, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है भाई। अगर बात करें मॉड z1 माइनस z2 अगर लिखा मिल जाए इसका मतलब क्या है कि z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है। मॉड z लिखा मिल जाए मतलब ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉड z का मतलब रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ रे। इसमें भी हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे। तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मतलब ओरिजिनेटिंग सोर्स क्या हो, ओरिजिन, जिसमें हमने यहाँ से रे निकाल दी थी ओरिजिन से। और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट z0 है, इससे आपकी रे निकल रही है। तो ओरिजिन से निकल रही थी तो उसका सिंपल सा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी -पाई टू पाई, और यहाँ पर पाई पे इक्वल लगा हुआ है, -पाई पे इक्वल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अगर ओरिजिनेटिंग सोर्स आपका ओरिजिन नहीं था तो क्या था फॉर्मूला, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। इसमें z0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से आपकी क्या कर रही है, रे निकल रही है। अच्छा एक चीज और भी डिस्कस की थी हमने कि जिस भी पॉइंट से आपकी रे निकल रही है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखो इसमें तो हमने डिस्कस कर लिया था, इसमें भी नहीं करेगा। तुम्हें दिख रहा है कि भाई z0 से रे निकल रही है, तो जब तुम z0 को यहाँ z की जगह पुट करोगे तो z0 माइनस z0 जीरो हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जीरो आ गया। आर्गुमेंट ऑफ जीरो डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है। तो ओरिजिन वाले केस में भी आपका नॉट डिफाइंड आ रहा था, जब z0 से रे निकल रही है तो भी नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब जिस भी पॉइंट से आपका रे निकल रहा है वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ आर्क। 2 फिक्स्ड पॉइंट्स आपने देखे थे, ठीक है। फिर आपने देखा था कि ये मान लो अगर अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है तो आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था कि जो कोड होती है सर्कल की वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। उसकी हेल्प से हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z इज इक्वल टू अल्फा। देखो ऊपर z2 आया है, ये ध्यान रखना, अगर z2 इस तरफ है, आपने इसमें एंगल का देखा था ना कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर तुम चेंज कर दोगे, तुमने z1 इधर कर दिया और z2 इधर कर दिया तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा, z1 की जगह z2 आ जाएगा और z2 की जगह क्या आ जाएगा, z1 आ जाएगा। इसलिए मैंने फिगर ड्रॉ कर रखी है कि इस तरफ z2 था तो आपका ऊपर z2 आया है, अगर इस तरफ z1 होता तो आप क्या लिखते ऊपर z1 लिखते। इसमें फिर हमने 3 केसेस पढ़े थे। अगर ये अल्फा 0 टू पाई बाय 2 है तो आपको मेजर आर्क मिलती है, मतलब मेजर आर्क की इक्वेशन मिलती है। अगर अल्फा पाई बाय 2 के इक्वल है तो सेमी सर्कल, और अगर अल्फा ग्रेटर देन पाई बाय 2 है तो माइनर आर्क मिलती है, ठीक है। और हमने एक केस और भी डिस्कस किया था जिसमें अल्फा 0 और पाई था, याद है तुम लोगों को, 0 में क्या बन रहा था और पाई में क्या बन रहा था। 0 में तो एक लाइन बन रही थी,
जो दो तुम्हारे फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस तरीके की लाइन बन रही थी, बीच में आपका क्या था, खाली था, और पाए में क्या बन रहा था, लाइन सेगमेंट मिल रही थी। ठीक है, ये दो आपके क्या है, फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल में क्या होता है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको गिवन मिलेंगे, ये तुम लोगों को याद ही करनी है, ये हमने प्रूव करके देख ली थी लास्ट क्लास में। और लास्ट आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। ये हमने क्यों लगाया था, क्योंकि जो हमारा आर्ग्यूमेंट आ रहा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किसके इक्वल आ रहा था, 0 के इक्वल आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब हमने बोल दिया था जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे रहा होगा, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, मतलब वो प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल की कंडीशन होती है कि अगर z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होएगा। ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, इसमें एक और केस था कि आपको 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक प्रूव करने थे, मतलब एक ही सर्कल पे लाई करने, मतलब ये प्रूव करना है कि वो 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करें। तो हमने क्या किया था बताओ, बाकी सारा मैंने करा दिया, ये बताओ तुम, हमने इसमें क्या किया था, 4 पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक कैसे प्रूव करोगे, फटाफट बताओ, लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। बेटा इनको रिवाइज कर लो, तुम्हारा टेस्ट है 2 दिन बाद, पता है क्या तुम्हें। 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक मैंने बोला था, 3 पॉइंट्स को लेके तो तुम एक सर्कल की इक्वेशन बना सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। जब तुमने 3 पॉइंट्स को लेके एक सर्कल की इक्वेशन बना दी, इसका मतलब वो 3 पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं, या यूं बोल दो वो सर्कल उन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो 3 पॉइंट तो तुमने सर्कल पे शो कर दिए, चौथे पॉइंट के लिए क्या करो, वो इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, उस फोर्थ पॉइंट को पुट करके देख लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो फोर्थ पॉइंट भी उस सर्कल पे ही लाई कर रहा है, मतलब उस फोर्थ पॉइंट को तुम सर्कल की इक्वेशन में रख रहे हो और वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस वो उसकी, मतलब वो उस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो चारों, 3 तो थे ही आपके सर्कल पे, आपने चौथा भी क्या कर दिया प्रूफ कि भाई वो सर्कल पे ही है, दैट मींस पॉइंट्स कैसे हो गए आपके, कॉन्साइक्लिक हो गए। ठीक है, ये सारा अभी ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ा है मोटा मोटा हमने, बाकी जो भी है आपका लेक्चर्स में वो डेरिवेशन कराई गई है, वहां पे भी फॉर्मूला निकल के कैसे आया, आपको चीजें याद ये रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 चीज हो रहे हैं आज, एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ना है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या लाइन बोल लो। देखो पहला क्या है आपका, अब इसको भी आप 2 पार्ट्स में पढ़ोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को 2 पार्ट्स में पढ़ोगे, एक तो पैरामीट्रिक फॉर्म और एक नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में ये कोई ना कोई पैरामीटर मतलब इक्वेशन में ऐड कर देंगे, जैसे मान लो तुम थीटा लेते हो, टी लेते हो, यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, पहले देखते हैं नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है। सपोज आपके पास देखो ये लाइन है एक, और ये 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जो उस लाइन पे हैं। ठीक है, अब आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन के लिए कोई ना कोई वेरिएबल पॉइंट मानते हैं, सपोज मैंने pz मान लिया इस लाइन पे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वेक्टर्स डिफाइन कर दो यहाँ पर, सपोज एक है आपका a to b और एक है आपका a to p। ठीक है, अब मुझे ये बताओ AP और AB, ध्यान से देखो AP और AB, अगर मैं इनकी आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो क्या सेम होंगे क्या, यस मैम, सेम सेम होंगे क्योंकि पैरेलल दिख रहे हैं तुम्हें, सेम डायरेक्शन में है, आर्ग्यूमेंट सेम होगा। तो मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं AP का आर्ग्यूमेंट निकालूं और मैं AB का आर्ग्यूमेंट निकालूं तो दोनों इक्वल होंगे। तो AP का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, और BP का AB का कैसे निकालोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स मैंने इक्वल कर दिए क्योंकि तुम्हें दिख रहा है आर्ग्यूमेंट इक्वल है। अच्छा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इसमें आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, माइनस में है तो Z माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू 0। अब वही चीज लास्ट लेक्चर में भी हमने ये देखा था, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अंदर इसके, और इसका आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हो तुम 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहा होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल दिया और 0 के इक्वल आ गया, आर्ग्यूमेंट 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस से या फिर रियल एक्सिस से ऊपर गया ही नहीं होगा वो, इसका मतलब रियल एक्सिस पे ही होगा, रियल एक्सिस पे होगा इसका मतलब इमेजिनरी पार्टी नहीं है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कैसा है, प्योरली रियल।
ठीक है। अगर ये प्योरली रियल है, तो अभी मैंने पीछे बताया था, अगर प्योरली रियल है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो है अंदर जो लिखा हुआ है ये अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होएगा। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, z बार माइनस z1 बार अपॉन में z2 बार माइनस z1 बार। ये क्या है आपकी इस लाइन की इक्वेशन है। इतना क्लियर हुआ बताओ? यहां तक तो इजी था पार्ट। आर्ग्यूमेंट इक्वल है, इक्वल कर दिए, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, आर्गुमेंट ऑफ ए बाई बी वाला आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस आर्गुमेंट ऑफ बी होता है। फिर हमने देखा भाई आर्गुमेंट जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या रहा होगा, प्योरली रियल। ठीक है, अब देखो पॉइंट यहां माना है, पॉइंट तो इधर भी हो सकता है, इधर होएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्या कोई दिक्कत? ये मान लो पी जेड इधर हो जाए तो एपी और ए बी, कोई दिक्कत है? इस बार भी आपके दो वेक्टर्स मैंने लिए हैं, एंगल क्या होएगा, सेम ही होएगा, एपी और एबी में, ठीक है सेम है। लेकिन पॉइंट इधर देखो, लाइन तो एक्सटेंड हो रही है, तो पॉइंट इधर भी हो सकता है। इधर बताओ क्या सीन बनेगा? मान लो बीच में नहीं है पॉइंट, इस बार यहां पर है एपी और ये है आपका एबी। अब बता सकते हो एपी एबी में एंगल कितना है? एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, एंगल कितना है? 180 पाई। ठीक है, पाई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? तुम लिखोगे कि दोनों का एंगल का डिफरेंस कितना है, पाई। ठीक है, तो पाई चला जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, बाकी वाला पोर्शन गया लेफ्ट हैंड साइड में। आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग आएगा आपका पाई के इक्वल, पाई के इक्वल आएगा तो भी मतलब क्या है, पाई तो यही होता है, इसका मतलब इस बार नेगेटिव रियल एक्सिस पे हो गया। ठीक है, नेगेटिव पे हो गया, पर फर्क क्या पड़ता है, हमें तो ये देखना इमेजिनरी है प्योरली रियल है। अब अगर इधर है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो कैसा होएगा वो, प्योरली रियल ही होएगा, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं होएगा। तो हमारे पास आएगा तो भी वही आंसर आना है कि वो प्योरली रियल होएगा। ठीक है, तो वहां से आपको आंसर यही मिलना है। तो मतलब पॉइंट इधर हो, पॉइंट इसके बीच में हो या पॉइंट इसके लेफ्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन हर जगह सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? तो ये क्या है आपकी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उस लाइन की इक्वेशन है। क्लियर है? कर लोगे? अब इसमें यही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये तुमको नोट करना है। अच्छा, इसमें आप एक और तरीके से भी इसको अब लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो भी एक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे देखो ये तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया फर्स्ट वाला, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे, कॉमन लोगे तो सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये और ये सेम बात है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। थर्ड भी सेम बात है, डेटरमिनेंट ओपन करना आता है तुम लोगों को, फिजिक्स में सीखा होगा, जल्दी बोलो। आया हुआ है तुम लोगों की? मुझे नहीं आता। नहीं आता? नो। देखो वैसे तो ये तुम्हारे 12th का चैप्टर है, बट ये पार्ट यूज हो जाता है फिजिक्स में। अब बता देती हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहां से आप पहला नंबर उठाओगे, ठीक है, ये वाला रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, मतलब वो ए वाली रो छोड़ दो और ए वाला ही कॉलम छोड़ दो, बच गया क्या, ई एफ एच आई, ये चार नंबर्स बच गए। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे, ई को मल्टीप्लाई करो आई से, ई आई, माइनस साइन लगाओ, एच को मल्टीप्लाई करो एफ से, पहला काम खत्म। जब आप दूसरा नंबर उठाओगे, पहले आपने ए उठाया था, अब आप क्या उठाओगे, बी उठाओगे। दूसरा नंबर उठाते हुए अपनी तरफ से क्या लगा देना, एक माइनस लगा देना। फिर वही काम, कृष्णा तुम कैसे रह गए, ये बी वाली रो छोड़ दी, याद आ गया। ये बी वाला कॉलम जोड़ दिया, बच क्या गया आपके पास, डी एफ जी और आई। डी को आई से मल्टीप्लाई करो डी आई, और माइनस क्या करोगे, जी एफ, प्लस लास्ट नंबर उठाओ सी, सी को उठाते हुए उसकी रो और उसकी कॉलम छोड़ो, तो मतलब ये रो और ये कॉलम छूट गया, बच क्या गया, डी ई जी एच, तो डी एच माइनस जी ई। ठीक है, ऐसे खुलता है आपका डिटरमिनेंट। क्लियर है? तो जब आप इसको खोलोगे ना तो यही चीज आएगी। तो ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जल्दी याद हो जाएगा तुम लोगों को। अब एक तो इसको याद करने बैठोगे और एक इसको याद करने बैठोगे, ऑब्वियस सी बात है ये वाला तुम्हें जल्दी याद होएगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, कर लोगे ये तीनों। अब देखो पहला और लास्ट वाला कर लेना, ये बीच वाला तो क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है, बीच वाले को याद करने मत बैठ जाना। चले आगे, ये आपकी क्या थी, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में।
मान लो ये आपकी एक लाइन दे रखी है, उस पे ए बी फिक्स्ड पॉइंट है, पी आपने माना है कोई वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं एरोज मार्क कर रही हूँ। बी टू ए गया और बी टू पी गया। अब मेरे को ये बताओ, बी ए और बीपी की डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। वो बीपी वाली लंबी और बी ए वाली छोटी है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, बीपी वेक्टर इज इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर, मतलब मैंने बी ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और वो बीपी के इक्वल लिख दिया। मैं लिख सकती हूँ यस मैम। बी ए की देखो डायरेक्शन तो सेम है ही। क्या हो गया स्क्रीन के? मैम दिख रही है आपकी स्क्रीन, दिख तो रही है। डायरेक्शन तो सेम है ही, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल करके लिख दिया, ठीक है। बीपी लिखना आता है सबको? बीपी कैसे लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टर्म में? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू टी। बी ए लिखना आता है जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है। इसको ओपन कर लो थोड़ा, z माइनस जेड टू इज इक्वल्स टू टी जेड वन माइनस टी जेड टू, ठीक है। यहां से आप z निकाल लो, देखो ये इधर जाएगा तो टी जेड वन तो एज इट इज है, ये हो गया माइनस टी जेड टू प्लस में जेड टू। अब नेक्स्ट स्टेप में जेड टू कॉमन ले लेना यहाँ से, तो इक्वेशन क्या बन गई? टी जेड वन माइनस कॉमन लोगे प्लस कॉमन लोगे, प्लस ही ले लो, प्लस जेड टू वन माइनस टी। ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ही है इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर टी इन्होंने ऐड कर रखा है इसमें, ठीक है। जैसे जैसे आप टी की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे इस लाइन पे लाई करने वाले। तो बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो तो आपको सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल जाएंगे जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की बात है। देखो ये तो आपने निकाल लिया, ध्यान से देखना एक बार, तुम लोगों ने ये निकाल लिया z इज इक्वल्स टू टी जेड वन प्लस में वन माइनस टी जेड टू। मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने डिवाइड करके मतलब डिवीजन में ऐसे लिख दिया, तो कोई फर्क पड़ता है इस बात से? टी से टी कट जाएगा, वन ही बचेगा, डिनोमिनेटर में वन ही रहना है, चेंज तो नहीं हुआ कुछ भी? हुआ कि नहीं भाई? टी से टी कट जाएगा, नीचे बचेगा वन, कोई फर्क नहीं हुआ, ये चीज यही है टी जेड वन प्लस वन माइनस टी जेड टू, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं हुआ। मैंने लिखा क्यों ऐसे? ये तुमको सेक्शन फॉर्मूला जैसा दिख रहा है क्या, जिसमें दो पॉइंट्स है जेड वन जेड टू और रेशियो तुमने ले लिया टी और वन माइनस टी? बताओ दिख रहा है? टी को मल्टीप्लाई करा जेड वन प्लस में, वन माइनस टी को मल्टीप्लाई करा जेड टू से, अपॉन में एम प्लस एन। इसी तरीके से पढ़ते हो तुम सेक्शन फॉर्मूला, 10th में पढ़ के आए होगे। अरे तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला याद नहीं है क्या? अगर मान लो ए बी दो पॉइंट्स हैं, तुम क्या करते हो, एन को मल्टीप्लाई करते हो ए से, एम को मल्टीप्लाई करते हो बी से और ऐड करके लिखते हो, नीचे रेशियो का सम ले लेते हो, ऐसे ही करते थे। अब ए बी की जगह वहां क्या ले रखा है? जेड वन जेड टू। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, ए बी की जगह जेड वन जेड टू ले रखा है, एम और एन की जगह क्या ले रखा है? टी और वन माइनस टी, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला जैसा मैंने बना दिया। अब फायदा क्या हुआ इसमें, देखो अगर 0 से 1 के बीच में टी की वैल्यू है, ध्यान से देखो 0 से 1 के बीच में टी की वैल्यू है, तो ये वन माइनस टी भी आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव, और टी तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लोगी टी की तो वन माइनस कुछ भी करोगे पॉजिटिव आना है, और टी 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो एक बात बताओ, एम और एन पॉजिटिव है तो ये कौन सा केस हो जाता है? इंटरनल डिवीजन वाला, ठीक है। इसका मतलब ये अगर टी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तुमने ले रखी है, उस टाइम पे ये पॉइंट जो आएगा ना, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं z1 और z2, इसके बीच में होएगा पक्के से। बीच में इन द सेंस मिडल में नहीं, बट बीच में कहीं होएगा, ठीक है। समझ आई इतनी बात? अगर मान लो मैं 1 से बड़ी ले लेती हूँ टी की वैल्यू, तो उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फॉर्मूले में बीच में नेगेटिव आ गया, यहाँ भी और यहाँ भी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कौन सा केस हो गया आपका? एक्सटर्नल डिवीजन वाला। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब इस बार जो पॉइंट आप देख रहे हो वो ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं इनके बीच में नहीं होगा, वो क्या होएगा? या तो इस तरफ हो सकता है या फिर इस तरफ हो सकता है, बीच में नहीं होएगा। क्लियर है ये चीज? अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें यही चीज आएगी, उन्होंने लिखा होगा टी 1 और 0 के बीच में है,
तो उस क्वेश्चन को अगर तुम वैसे सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम्हें कहाँ लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बीच में लूं या इसके बाहर लूं या इस तरफ लूं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें इतना आइडिया होगा भाई सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, अगर 0 से 1 के बीच में है तो इंटरनल डिवीजन में आता है पॉइंट, तो तुम लोग आराम से कर लोगे ये वाला केस बना के कि भाई Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक जो हम नंबर ढूंढने की बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर वो Z1 और Z2 के बीच में आएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. देखो इस पे Yes, क्वेश्चन कर लो पहले। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, let Z1 and Z2 be two distinct complex numbers and let Z is equals to this। अच्छा ये देख के तो तुम लोगों को पता चल गया होगा ये इक्वेशन किसकी है, अभी अभी पढ़ गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। फॉर सम रियल नंबर t विद, इसने कंडीशन दे रखी है t जो है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन तो सब बना लेंगे, सबको पता है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पर किसी को ये नहीं पता चलेगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z1 Z2 के बीच में है या उनके बाहर है। तो तुमको पता चल जाएगा कि अगर t 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब जिस Z की वो बात कर रहा है, ये Z1 है ये Z2 है, वो कहीं बीच में रहा होगा। इतनी बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, इंटरनल डिवीजन का केस हो गया। अब कोई भी ऑप्शन चेक कर लो, अब तुम आराम से निकाल सकते हो। ये कह रहा है इफ आर्गुमेंट ऑफ W डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर W, देन ये बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा है। ये तो वैसे यूं ही लिखा हुआ है इसने, आप चारों में से ये बताओ ऑप्शन ठीक कौन सा है। पहला चेक करना बहुत आसान है, इसका मतलब क्या है, मॉड Z माइनस Z1, सिर्फ इतने का मतलब बताओ, मॉड Z माइनस Z1 क्या मतलब होता है इसका। बेटा ये चीज तो तुम लोगों को बता देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ज्योमेट्री का, अभी तो बताया तुम लोगों को। दो पॉइंट का डिस्टेंस होगा ना। Z और Z1 के डिस्टेंस की बात कर रहा है, देखो अपनी फिगर में Z और Z1 का डिस्टेंस ये है, ठीक है। माइक खोलने में टाइम लग जाता है थोड़ा। और चैट पे लिख दिया करो, चैट पे भी लग ही जाएगा वैसे, ठीक है कोई नहीं। Z माइनस Z2, इसका मतलब क्या है, ये Z और Z2 के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है। Z और Z2 का डिस्टेंस बीच का कौन सा होगा, ये बीच में लगा हुआ है प्लस, मतलब ये दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अभी ये बेटा और भी है इसमें करेक्ट, मल्टी करेक्ट है ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो ये कह रहा है कि ये सारा डिस्टेंस है, और राइट हैंड साइड में इसने क्या लिखा हुआ है, मॉड Z1 माइनस Z2, मतलब Z1 और Z2 के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है, वो भी यही है। तो मतलब सही हो गया ये ऑप्शन, लेफ्ट में भी Z1 Z2 के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है, राइट में भी Z1 Z2 के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा है। क्लियर है फर्स्ट ऑप्शन तो सबको? Yes, ma'am. ये तो correct हो गया। सेकंड पे आओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1। अब देखो एक बार, Z माइनस Z1, ये Z1 है ये Z2 है और इधर आपका क्या है, Z। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1, एरो कहां रही होगी, एरो इस तरीके से रही होगी, किस तरीके से रही होगी बताओ। सेकंड क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2, क्या सेम है क्या आर्ग्यूमेंट? अगर देखो ऐसे नहीं समझ आ रहा तो तुम क्या करो, इसको शिफ्ट मार दो लेफ्ट में, तो बेसिकली ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन, अच्छा ये इधर 1 है इधर 2 है, इक्वल्स टू 0 है। तो बेसिकली ये तो आपकी क्या होनी चाहिए, एरो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, और मेरी तो आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। ये केस तो तब होता है ना जब आपकी दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, तभी तो आप बोलते हो कि दोनों का आर्गुमेंट सेम है तो डिफरेंस 0 आ गया। आपकी तो इस तरीके से आई है, ठीक है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। थर्ड बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, ऐसा है क्या? बाकी बताओ भाई बाकी। Yes, ma'am. ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, तो क्या सी भी करेक्ट हो जाएगा फिर?
डी और सी में ना कोई भी चेंज नहीं है। देखो अगर आपने ये बोल दिया ना कि डी करेक्ट है, सपोज आपने बोल दिया डी करेक्ट है, तो डी करेक्ट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। इसको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। वही कॉन्सेप्ट, अगर आर्ग्यूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 के इक्वल है, दैट मींस वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहा होगा, प्योरली रियल। प्योरली रियल की कंडीशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू इसी के कॉन्जुगेट के इक्वल है। ठीक है, तो जब तुम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने बैठोगे ना, यही चीज आएगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करोगे, यही चीज आनी है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये सी ऑप्शन तो आपका डी से ही करेक्ट हो गया भाई, आपको यहीं से पता चल गया। आप इधर लेके गए लेफ्ट में, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सेम चीज यही आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही गलत है इसमें, बी ऑप्शन, ए सी डी आपके करेक्ट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही थी, अगर आपको z का यही नहीं पता होता कि ये z अंदर लाया कर है बाहर लाया कर है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते, मेरे को ये बताओ भाई। मान लो तुम लोग इसको एग्जांपल ले रहे थे कि z इधर लाया कर रहा है, बीच में लाया नहीं कर रहा, तो क्या तुम्हारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता क्या, नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि अगर t 0 से 1 के बीच में है तो नंबर बीच में लाया करता है, 1 से बड़ा है तो वो एक्सटर्नल डिवीजन का केस हो जाता है, वो दोनों नंबर्स के बाहर लाया करेगा, तो क्वेश्चन नहीं कर पाते आप, गलत हो जाता। ठीक है, तो जो सेक्शन फॉर्मूला वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रखा है वो इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। चले आगे, अब ये बस उसकी एप्लीकेशन बताई थी मैंने। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये वैसे यूं ही काम बढ़ा रखा है इन्होंने, पर कोई नहीं, आपने ये प्रूव कर लिया था ना, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू z बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा उन्होंने नाम चेंज करके लिख दिया, ये तो आप प्रूव कर ही चुके हो, लिख लो इसको, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू z बार माइनस z1 बार अपॉन में z2 बार माइनस z1 बार। ये आप प्रूव कर चुके हो, स्टार्टिंग वाली जो हमने पढ़ी थी उसमें, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा देखो, z माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार इज इक्वल्स टू z बार माइनस z1 बार इंटू में z2 माइनस z1। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, z इंटू z2 बार माइनस z1 बार माइनस z1 इंटू में z2 बार माइनस z1 बार। इसको इससे कर दिया और आगे वाले को भी इससे कर दिया, इक्वल्स टू z बार z2 माइनस z1 माइनस z1 बार z2 माइनस z1। अभी पहले वाले को तो खोलना मत, दूसरे वाले को ओपन कर लो। कहने का मतलब ये वाला तो एज इट इज रहने दो, इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस z1 z2 बार प्लस z1 z1 बार इक्वल्स टू, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, z बार z2 माइनस z बार z1 प्लस में, नहीं इसको मत करो, रुको, पहले वाले को एज इट इज रखो, सेकंड वाले को खोलो, z बार z2 माइनस z1 माइनस z1 बार z2 प्लस में z1 z1 बार। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ब्रैकेट्स खोले हैं। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो ये वाला पार्ट कट रहा है, क्या करो, सब कुछ लेफ्ट में ले जाओ, जो जो तुम्हें सेम दिख रहा है उसकी पेयरिंग कर दो। ये तो कुछ सेम दिख रहा है, ब्रैकेट है यहाँ पे, और ये कुछ अलग है। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग कर दो इसके साथ, और इस वाले की कर दो इसके साथ। क्या आ जाएगा देखो, z2 बार माइनस z1 बार माइनस z बार z2 माइनस z1 माइनस z1 z2 बार प्लस में z1 बार z2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करो, इसमें आयोटा मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो समझ आएगा मैं क्यों कर रही हूँ, एक बार के लिए इक्वेशन में आयोटा मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, देखो z आयोटा z2 बार माइनस z1 बार प्लस में, देखो मैंने प्लस कर दिया, माइनस अंदर लेके जा रही हूँ, माइनस आयोटा z2 माइनस z1 माइनस आयोटा, एक काम करो, इसमें बाहर प्लस लो, अंदर माइनस लेना, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, उल्टा करके लिख देती हूँ, ये वाला आगे लिख देती हूँ, माइनस वाला पीछे लिख देती हूँ, z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार इक्वल्स टू 0। बताओ यहाँ तक समझ आया सबको, सिंप्लीफाई करके मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इनको कुछ ना कुछ नाम दे सकूं। कैसे, देखो अगर इसको मैं a बोल देती हूँ, इस पूरे नंबर को, है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही,
तो मान लो कोई ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही हूँ, मैंने ए बोल दिया इसको, तो क्या ये वाला पार्ट माइनस सॉरी ए बार के इक्वल है क्या? आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो गया, Z2 बार की जगह Z2 हो गया, Z1 बार की जगह Z1 हो गया, माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, Z2 था Z2 बार, Z1 था Z1 बार, मतलब अगर मैंने इसको A बोला है तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया? कॉन्जुगेट है, ये और कुछ नहीं है A का, ठीक है, ये A का कॉन्जुगेट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? Z A बार प्लस में Z बार A, ध्यान से देखना मैं उसको चेंज करके लिख रही हूँ। अच्छा ये बताओ क्या है, क्या ये वाला पार्ट इसका कॉन्जुगेट है? Yes, ma'am. तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट माइनस कर देते हो तो क्या रियल बचता है या क्या बचता है? रियल पार्ट बचता है या इमेजिनरी बचेगा? Real. नहीं नहीं, रियल नहीं बेटा। अगर x प्लस आयोटा वाई तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और तुम कह रहे हो उसके अंदर तुम उसका कॉन्जुगेट माइनस करो, उसका कॉन्जुगेट क्या है? x माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो रियल तो गया, 2 आयोटा वाई क्या बचा आपका? इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब ये ब्रैकेट मुझे क्या देगा? इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है, लेकिन उसके बाहर एक आयोटा लगा हुआ है, तो इमेजिनरी दे रहा था, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गए 100%, तो वो क्या बन रहा होगा आपका? रियल बन रहा होगा, ठीक है। तो इसको, ये कोई रियल नंबर बन रहा होगा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? b प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जहां पर a आपका क्या है? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, a आपने कॉम्प्लेक्स नंबर माना था, और b आपका क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। कर लोगे अब इसको याद? याद करना तो आसान है, a z बार प्लस a बार z प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो इजी है वैसे। बताओ, आई थिंक इसकी डेरिवेशन में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इतना पार्ट तो हम लोगों ने बच्चों की तरह सिंप्लीफाई किया, उसके बाद मैंने ये स्टेप में आयोटा मल्टीप्लाई किया बस। ठीक है, चले आगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है आपका? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल 2 पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये चीज पढ़ रखी है तुमने? Yes, ma'am. इसका मतलब क्या था कि एक सर्कल रहा होगा जिसका सेंटर क्या है? Z0, और रेडियस क्या है? R। इसी से आप ये प्रूव कर सकते हो, ये बहुत आसान है। आपको ये पता है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर है, तो क्या z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा? स्क्वायरिंग कर दी। अब तुमको पता है, तुम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि मॉड z का स्क्वायर क्या होता है? z z बार के इक्वल होता है। हमने स्टार्टिंग में मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, तब पढ़ा था ये। Ma'am. तो इसकी जगह, मतलब इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज करके ऐसे लिख सकती हूँ क्या? z माइनस जेड नॉट इंटू में इसका कॉन्जुगेट z बार माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, लिख सकती हूँ ऐसे। Yes, ma'am. अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये z है, z बार माइनस जेड नॉट बार z माइनस जेड नॉट जेड बार प्लस में जेड नॉट बार इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको छोड़ो। अच्छा, जेड नोट तुमको पता है, हम लोग ये इक्वेशन लेके चले थे, यहाँ जेड नोट क्या था? ध्यान रखना, जेड नोट क्या था? सेंटर। अब मुझे यहाँ पर भी ये ऐसे लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, मैं जैसे पीछे आपने ए भी इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर भी करना चाह रही हूँ। माइनस जेड नोट की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? ए, ठीक है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। माइनस जेड नोट की जगह अगर मैं ए लिख रही हूँ तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? जेड बार। अच्छा, ये इसको कुछ लिख सकती हूँ क्या? अब अगर मैंने माइनस जेड नोट को ए माना है तो माइनस जेड नोट बार क्या हो जाएगा? माइनस ए बार माइनस ए बार जेड या प्लस ए बार जेड? अरे बार ले लो ना दोनों तरफ, ए बार हो जाएगा। तो बेसिकली माइनस जेड नोट बार को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बार, और एक जेड आपका साथ में लगाई हुआ है, ठीक है। इस पार्ट को मैंने क्या माना था? ए, जेड बार आपका साथ में लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जेड जेड नोट बार क्या होता है?
अच्छा इसको मत देखो, एक काम करो, इस वाले को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा z नोट बार माइनस आर स्क्वायर। ये क्या होता है, मॉड z नोट का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होएगा, z नोट बार, z बार होता है मॉड z का स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पे z की जगह z नोट पुट कर दो, तो मॉड z नोट का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके साथ तुम क्या कर रहे हो माइनस आर स्क्वायर, ये रियल आएगा, z नोट का मॉड लेते हो तो रियल नंबर आता है कोई, और रियल का स्क्वायर करोगे तो रियल ही आएगा, और रेडियस तो रियल है ही, तो क्या कर दिया ये तुमने, ये पूरा रियल पार्ट बना दिया, तो इस पूरे रियल पार्ट की जगह z नोट बार माइनस आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रही हूँ b इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इसको देख के आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब इसको देख के आपसे कोई यूं पूछ लेगा इसका सेंटर क्या था, भाई ये जो इक्वेशन हमने यहीं से निकाली है, और इस सर्कल का सेंटर z नोट था, तो अब हमने जो नई इक्वेशन बना दी उसका सेंटर चेंज हो जाएगा क्या, है तो अभी भी z नोट ही, लेकिन हमने रिप्लेसमेंट की है तो उस वजह से चेंज हो गया। बताओ क्या हो गया फिर, अगर पिछले वाले का z नोट सेंटर था तो इस बार तुमने क्या कर दिया, माइनस z नोट को a के इक्वल रखा, तो z नोट क्या हो जाएगा इस बार माइनस a। इसका मतलब इसका सेंटर क्या है माइनस a। पहली बात, अगर आपको रेडियस निकालनी हो तो आपने इसको b पुट किया था, यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो, r क्या आ जाएगा, यहां से डायरेक्टली लिख रही हूँ देखो, z नोट बार माइनस b, यही आएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और फिर स्क्वायर हटा दो, रूट लोगे, पॉजिटिव वैल्यू आती है, रेडियस पॉजिटिव होता है, तो r की वैल्यू तुम्हारी बेसिकली ये आ गई। ठीक है, अब इसको फर्दर मैं कुछ लिख सकती हूँ, z नोट क्या है माइनस a के इक्वल, और z नोट बार क्या हो जाएगा माइनस, यहां से निकालोगे z नोट बार तो माइनस a बार के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस a इंटू माइनस a बार, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बन क्या गया a बार माइनस b। तो रेडियस अगर कोई निकालने को बोले इसकी, तो रेडियस तो होगी क्या अंडर रूट a बार माइनस b, सेंटर क्या हो गया आपका माइनस a। क्लियर है, यस मैम। ये कंडीशन सब समझ पा रहे हैं, अब ये क्यों लिखी हुई इन्होंने, रूट में आया हुआ ना आपका वो पार्ट a बार माइनस b, रेडियस को मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये ऑब्वियस बात है रेडियस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगी। ठीक है, इस वजह से इन्होंने लिखा हुआ है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो यहाँ फुलफिल होती है। चले आगे अब क्वेश्चन पे, इतना ही था थ्योरी पार्ट। अब बस इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं है तुम्हारी, एक और है बस, वो तुम्हें याद करनी है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। इक्वेशंस खत्म हो रही है यहाँ पे, इतनी ही है। अब इसमें आज वाले में अभी तक कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम लोगों के लिए इतना पार्ट जरूरी है कि भाई ये अगर दे दी इक्वेशन तो ये सर्कल की इक्वेशन है, इसके अंदर अगर वो सेंटर पूछ ले तो माइनस ए आपका सेंटर होता है, और रेडियस क्या होती है अंडर रूट ए बार माइनस बी। अब ए बार तुम लोगों को इक्वेशन से कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन आसान है देखो इसके, बस ये थोड़ा डेरिवेशन पार्ट तुम लोगों को थोड़ा वैसे लग रहा होगा, क्वेश्चन इजी है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस वन इज ऑलवेज रियल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दो तरीके हैं, एक तरीका तो क्या है, ये ऑलवेज रियल है, इसका मतलब इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, तभी तो ऑलवेज रियल है ना। तो क्या करो, मेथड वन क्या है जो सारी दुनिया करेगी कि z को x प्लस आयोटा वाई पुट करो। ठीक है, जैसे ही z को x प्लस आयोटा वाई पुट करोगे तो क्या होएगा, देखो x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर अपॉन में x प्लस आयोटा वाई माइनस वन, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस वन प्लस आयोटा वाई। अब इसको क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करना। उसने बोल रखा है कि ऑलवेज रियल है, तो तुम्हारा जो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से आएगा, इमेजिनरी पार्ट जो यहाँ से आएगा उसको किसके इक्वल रख देना, 0 के इक्वल रख देना। ठीक है, वहां से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। मैम हाँ जी बेटा। मैम इसका दो आंसर होने चाहिए मैम, एक हाँ दो, रियल एक्सिस पे लाई करने वाला और एक सर्कल पे लाई करने वाला, तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है फर्स्ट और बेटा। ए और सी? नहीं, सी ऑप्शन में यही है ना, आइदर ऑन द रियल एक्सिस और ऑन सर्कल, सी ऑप्शन सही है।
ये तो मेथड था जब आपने z की वैल्यू पुट की है। ये आसान है, ये तो सारे कर लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा वैसे दूसरा भी इजी है। दूसरा क्या इसने बोला है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ये ऑलवेज रियल है। अच्छा रियल है इसका मतलब बताओ, रियल की कंडीशन अभी तक पढ़ते आए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होएगा, यही होती है रियल की कंडीशन। ठीक है, Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन, ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार का स्क्वायर अपॉन में जेड बार माइनस वन। क्या करोगे अब नेक्स्ट स्टेप में, कुछ नहीं कर सकते, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जेड स्क्वायर जेड बार माइनस वन इज इक्वल टू जेड बार स्क्वायर जेड माइनस वन। ये क्या आ गया आपका, जेड स्क्वायर जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बार स्क्वायर जेड माइनस जेड बार स्क्वायर। अब क्या करो, सारे पार्ट को लेफ्ट में ले आओ, तो देखो क्या बनेगा, जेड स्क्वायर जेड बार माइनस जेड बार स्क्वायर, इसको मैं इसके साथ पेयरिंग कर रही हूँ, जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, जेड जेड बार आ रहा है ना कॉमन, जेड जेड बार बाहर निकालो, अंदर क्या बन गया, जेड माइनस जेड बार। इससे क्या आ रहा है, क्या करोगे बताओ, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे क्या, माइनस तो ले लो कॉमन, ये इतना आ गया, बताओ क्या करोगे आगे, वही लगाओगे, z माइनस जेड बार मैंने नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लिया, देखो अंदर बच गया जेड जेड बार माइनस यहाँ क्या बचेगा, z प्लस जेड बार। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ये जीरो है इसका मतलब z इज इक्वल्स टू जेड बार। ये कब होता है, जब जब z किस पे लाई करे, रियल एक्सिस पे। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या पता चल गया, एक तो कंडीशन हमारी क्या आ रही है कि z किस पे लाई कर रहा है, रियल एक्सिस पे। ये क्या है, जेड जेड बार माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो बी की वैल्यू जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या सर्कल की इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, ठीक है, दैट मीन्स जेड एक तो आपका रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है या फिर सर्कल पे लाई कर रहा है, दोनों आ गई हमारे पास। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें उन्होंने दोनों दे रखे हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, आसान है। अगर मान लो तुम लोगों को ये थोड़ा टफ लग रहा है, वैसे इजी है, इसमें टफ तो कुछ नहीं है। हम लोगों ने ये कंडीशन तो पता ही नहीं कितनी बार पढ़ ली, अगर रियल नंबर है तो मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के करा है। दूसरा अगर मान लो ये समझ नहीं आता तो ये वाला तो है ही बेसिक, जिसमें तुम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे और तुम्हारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आएगा, इमेजिनरी पार्ट को जीरो के इक्वल रख देना, वहां से भी तुम्हारे पास ऐसे ही बनेगा। ठीक है, दो ब्रैकेट्स बन रहे होंगे, एक तो तुम्हें लाइन की इक्वेशन दे रहा होगा, वाई इज इक्वल टू जीरो दे रहा होगा बेसिकली, तभी तो रियल एक्सिस की बात हुई है, और एक तुम्हें क्या दे रहा होगा, सर्कल की इक्वेशन दे रखा होगा। ठीक है, तो क्या तुम इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब पहला मेथड तो क्या है, ये कह रहा है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू वन। तो या तो तुम z को पुट करो x प्लस आयोटा वाई, उसके बाद तुम उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, उसका रियल पार्ट रख देना वन के इक्वल। पहला मेथड तो ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, रियल पार्ट वन के इक्वल है। रियल पार्ट निकालना हमने सीखा था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, हमने एक चीज पढ़ी थी, रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट ऑफ z किसके इक्वल होता है, z प्लस जेड बार बाय में टू के इक्वल। याद आई, मैंने लिखवाई थी तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट बताई थी। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, तब बताई थी ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें, कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस जेड बार बाय टू है। अगर नहीं समझ आता तो इसको सॉल्व करके देख लो, z की जगह x प्लस आयोटा y रख लो, z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y से आयोटा y कट जाएगा, 2x बचेगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा 2, तो 2x बाई 2 कितना हो गया, x ही आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने x प्लस आयोटा y लिया था, तो देखो आ गया, z प्लस जेड बार बाय 2 करके भी मेरा x आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं रियल पार्ट वैसे देख रही हूँ तो भी मेरा x है, दैट मीन्स ये जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे समझ नहीं आता, ऐसे करके देख लिया करो, बाकी तुम्हें याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला बेसिक है। तो अब रियल पार्ट ऑफ z,
ऑप्शन डी है करेक्ट। हाँ ऑप्शन डी है। थैंक यू रियल रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस जेड बार बाई 2 हो गया। तो अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब कैसे करोगे भाई, यहां पर z आपका ये है, ठीक है, तो बेसिकली z माइनस 1/2z प्लस आयोटा, उसके अंदर इसका कॉन्जुगेट ऐड करो 2z बार माइनस आयोटा अपॉन में 2, ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, यही दे रखा है आपको। अब यहाँ से आप कर सकते हो इसको सॉल्व, मतलब एलसीएम लेके करना है, सॉल्व कर लो इसको, होमवर्क दे दूं, कर लोगे। अरे हाँ नहीं तो ना कर दो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, लास्ट लास्ट की इक्वेशन लिखवा देती हूँ मैं, देखो क्या बनेगी, सॉल्व करके तुम खुद देखना इसको। अभी जो तुम्हारा तो हो गया, बाकी तो बोल ही नहीं रहे हैं। ए जेड, ये तो चलो कंपेयर करनी है तुम्हें, एक बार लिख लो, इसके साथ तुम्हें कंपेयर करनी है। ए जेड 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 बार ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये तो सर्कल की इक्वेशन है। तुम जब इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कॉमन वगैरह लेके, तो तुम्हारा क्या आएगा, जेड जेड बार प्लस में 1/2 प्लस में 3/4 आयोटा जेड बार प्लस में 1/2 माइनस 3/4 जेड प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, ये आएगा। अब इसमें से तुम्हें ये देखना है इसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है भाई इसका, कंपेयर कर लो बेटा, इसका सेंटर क्या है। ए की वैल्यू क्या दिख रही है, सेंटर क्या था तुम्हारा, जेड नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ए के इक्वल था ना, माइनस ए सेंटर आना था। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तुम्हें दिख रही है 1/2 प्लस 3/4 आयोटा, लेकिन हमें चाहिए माइनस ए, ये इसका क्या है सेंटर, माइनस 1/2 माइनस 3/4 आयोटा। अब वो रेडियस पूछेगा, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस तुमने निकाली थी ए बार माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है इधर, 1/2। हाँ बी की वैल्यू है 1/2, ए की वैल्यू तुम लोगों ने निकाली ली 1/2 प्लस 3/4 आयोटा, और ए बार की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 3/4 आयोटा, ठीक है। तो ए बार तुम निकाल सकते हो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए बार निकल जाएगा और बी की वैल्यू 1/2 ही है, पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो जब तुम निकालोगे ना तो तुम्हारी रेडियस की वैल्यू आएगी √5/4। अब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें रेडियस √5/4 दे रखा है। पहली चीज तो तुम आओगे इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन को देख के तुम्हें पता चल जाएगा ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन गया, सर्कल बच गया। अब इसमें तुम रेडियस निकालोगे, तुमने रेडियस देखा कि √5/4 आ रही है, सेंटर देखा, अपना सेंटर तो आया है, ये इनका सेंटर आया है, ये गलत है। देखो ये क्या है बेसिकली, अपना ऐसे आया -1/2 माइनस 3/4 आया, तो अगर हम लोग पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस 3/4, तो अलग है ना अपना, इनका -1/2 माइनस 3/2 है, अलग है, इसका मतलब ये ऑप्शन गया। तो वैसे तो ऑप्शन एक ही बचा, तुम्हें डायमीटर निकालने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम निकाल लो, अगर तुम्हारा रेडियस √5/4 आया है तो डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है, इसका ट्वाइस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर √5/2, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने तुम्हें लास्ट का पार्ट बता दिया, अब बीच का सिंप्लीफिकेशन का तुम कर लेना, किसी को प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैं इसको नोट्स में ऐड कर दूंगी, ठीक है। चल सकते हैं अब आगे। यस मैम। यस मैम। देखो नेक्स्ट क्या है, ये एक इक्वेशन और है, अगर तुम्हें इस तरीके का कुछ दिखे तो समझ जाना ये सर्कल की बात कर रहा है। z माइनस z1, अगर z1 z2 दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं तो मॉड z माइनस z1 अपॉन मॉड z माइनस z2 इक्वल्स टू k। अब इसमें एक ही काम की बात है, अगर k 1 हो जाता है तो ये तुम्हें पता है किस चीज की इक्वेशन बन जाएगी, फिर z माइनस z1 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 बन जाएगा अगर k 1 हो जाएगा। ये किस चीज की इक्वेशन है, स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की है, मॉड z माइनस z1 इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस z2, मतलब अगर k 1 हो गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, और 1 नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा
ग्रेटर देन 0 है तो 1 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो सर्कल की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये बस याद कर लेना, हो ही जाएगा, ये तो आसान है, याद कर लेना इसको कि अगर ऐसा कुछ है तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, इसमें अगर वो तुमसे ये पूछ लेना इसमें रेडियस बताओ, ये बताओ, तो इसमें तुम्हें अपना सिंपल वाला फंडा यूज करना है क्या, कि z को x प्लस आयोटा y पुट करना, z1 को क्या पुट कर देना x1 प्लस आयोटा y1, और z2 को क्या पुट कर देना x2 प्लस आयोटा y2। फिर सिंपल पुट करके मॉड तुम निकालते हो ऐड वैड करके, ठीक है, वहां से इक्वेशन निकलेगी। अब वो जाएगी, वो पार्ट तुमने अभी पढ़ा ही नहीं है, जो कॉनिक में पढ़ोगे ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तुम लोग जब कॉनिक में जाओगे ना तो ये पढ़ोगे, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये एक्स वाई की फॉर्मेट में है। यहाँ तो चलो जेड की फॉर्मेट में, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, जब तुम ये ऐसे पॉइंट्स पुट करोगे ना तो तुम्हारी कुछ इस तरीके की इक्वेशन निकल के आएगी, कंपेयर करके फिर निकलेगा वहां से रेडियस और सेंटर। तो ये आपका चला गया पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में, इसीलिए मैंने ये अभी डिस्कस नहीं किया। बस अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना, ऐसा कुछ आए तो आपको z की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, नहीं अभी जो बेटा हार्ड जैसा कुछ नहीं है उसमें, इंटरेस्टिंग चैप्टर है कॉनिक वैसे, कोई नहीं, अच्छे से कराएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा उससे, वो ना बोरिंग हो जाता है, लंबा चलता है ना थोड़ा, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज्यादा ही लंबा चल गया, बोर तो तुम इसमें भी होगे, मैं ही हो गई, तुम तो क्या होंगे। 12 लेक्चर्स चले गए शायद हमारे इसके, और अभी भी 2 ओवर जाएंगे, एक कल और एक तुम्हारी रिवीजन क्लास भी इसी पे जाएगी, 14 हो गए। चलो ये बताओ भाई, ये अच्छा है क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा 1 बाय अल्फा बार लाई ऑन सर्कल दिस एंड दिस। अब तुमने ये पढ़ नहीं रखा वैसे, वैसे तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है, मैंने बताया था ना ये, वैसे हम कॉनिक में पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा बता दिया था कि ये सर्कल की इक्वेशन होती है, तो इसी फॉर्मेट में दे रखी है। वहां पर मैंने तुमको बताया था अगर ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है तो इस सर्कल का सेंटर होता है एच के, ये जो लिखे हुए हैं। तो अगर तुम्हें यहाँ कोई पूछ ले जो इक्वेशन लिखी हुई है कि इसमें सेंटर बताओ, तो बता दोगे एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएगा सेंटर। ठीक है, मतलब सर्कल का सेंटर कहाँ है, एक्स नॉट वाई नॉट। अब ये भी सर्कल की इक्वेशन है, ये भी क्या हो गया आपका सेंटर हो गया एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, सेंटर पता चल गया, ये होती है रेडियस, आर का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर कर रखा है, यहाँ पर 2r का स्क्वायर कर रखा है, इसका मतलब यहाँ रेडियस कितनी रही होगी 2r। आपको सेंटर पता चल गया, आपको रेडियस पता चल गई, इन्होंने एक्स वाई के फॉर्मेट में दे रखा है, क्या आप अब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हो अपनी सर्कल की इक्वेशन। आपने पढ़ रखी है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू होता है r। अगर आप पहले सर्कल की बात कर रहे हो तो z माइनस एक्स नोट वाई नोट सेंटर है, इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखोगे एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, और ये क्या दे रखा है जेड नॉट के इक्वल, तो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, रेडियस कितनी है r के ही इक्वल है, ये होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में इस वाले सर्कल की इक्वेशन। सेकंड, z माइनस इसका सेंटर भी एक्स नोट वाई नोट था, इक्वल्स टू यहाँ रेडियस कितनी है 2r। ठीक है, ये हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में सर्कल की इक्वेशन इस वाले की, समझ आई। उसने एक्स वाई में दे रखा था, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में क्रिएट कर लिया, क्योंकि आपको ये वाले जो नंबर्स है ना कॉम्प्लेक्स में दे रखे हैं, तो कोई फायदा नहीं था एक्स वाई में छोड़ने का। जब ये चीज उन्होंने कॉम्प्लेक्स में दे रखी है तो तुम इसको बदलते, वो काम खराब होना था, आप लोगों ने उसी को बदल दिया। इतना समझ आया बताओ, सेंटर निकाल लिया था, रेडियस निकाल लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले में पुट कर दिया, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r, मैंने सर्कल की इक्वेशन लिख ली। बोलो Yes, ma'am. बाकी, अब तो एक बार बोलना पड़ेगा, सभी को बोलना पड़ेगा, खोल लो एक बार माइक या चैट में, बस इसके आगे आसान है, यही स्टेप इंपॉर्टेंट था इसमें। अब क्या करोगे, देखो अल्फा जो है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है 2/√7, 2/√7 तो ऑप्शन में ही है अभी जो बेटा, ऑप्शन ही नहीं है, चेक करो एक बार,
ये कह रहा है कि ये जो अल्फा है ये इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो एक बात बताओ, ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ अल्फा माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये जो है ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस अल्फा बार माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू 2r। हाँ 1/√7। ठीक है, समझ आई इतनी चीज? ये पॉइंट इन सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मैंने पॉइंट को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब बेसिक कैलकुलेशन आपकी। देखो अगर मॉड हाँ ठीक है कोई नहीं, अगर मॉड अल्फा माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर है तो क्या अल्फा माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर रहा होगा? मतलब मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो तुम्हें पता है मॉड जेड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जेड जेड बार के इक्वल होता है। Yes, तो मैं ma'am. इसकी जगह लिख सकती हूँ अल्फा माइनस जेड नॉट अल्फा बार, अच्छा देखो अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा बार माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस जेड नॉट बार इंटू अल्फा माइनस जेड नॉट अल्फा बार और प्लस जेड नॉट बार इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकती हूँ मॉड अल्फा का स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकती हूँ। इसको एज इट इज रहने दो, इसको कुछ लिख सकती हूँ क्या? देखो क्वेश्चन में कुछ दे रखा है आपको, एक और चीज दे रखी है, ये वाला पार्ट मॉड जेड नॉट का स्क्वायर दे रखा है। तो मॉड जेड नॉट का स्क्वायर क्या होता है? बेसिकली जेड नॉट बार इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, यही तो है ये लिखा हुआ। तो नीचे ले जाओ 2 को, तो जेड नॉट बार क्या हो गया? आर स्क्वायर बाय 2 प्लस में 1। इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? आर स्क्वायर बाय 2 प्लस में 1। अच्छा एक आर स्क्वायर इधर है, इसको इधर लाओगे तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? इसको मत सॉल्व करो, या तो इसको राइट में ले जाओ, यहाँ पे ये नेगेटिव बनेगा, लेफ्ट में पढ़ा रहने दो, मर्जी है तुम्हारी। देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ मैं मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस जेड नॉट बार अल्फा माइनस जेड नॉट अल्फा बार प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर बाय 2। तो राइट में लेके जाओगे तो क्या बन गया? प्लस आर स्क्वायर बाय 2। ये इक्वेशन होगी आपकी 1। इतना समझ आया? सेम काम आपको क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन के साथ करना है, इसका स्क्वायर करोगे फिर तुम ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। देखो सेकंड है 1 बाय अल्फा बार माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू कितना था? 2r था ना, 2r। क्या करोगे? स्क्वायरिंग करो, इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 1 बाय अल्फा बार माइनस जेड नॉट इंटू में इसी का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर। समझ आई ये चीज? Yes, ma'am. अब क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? 1 बाय अल्फा मॉड अल्फा का स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस, अच्छा यहाँ क्या करो, यहाँ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कुछ कुछ तो किया है, एक जगह अल्फा बार आएगा, इधर अल्फा बार आएगा, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा अंदर? एलसीएम ले लो यहाँ पर, जेड नोट बार अल्फा प्लस में जेड अल्फा बार, नीचे क्या आ गया? अल्फा अल्फा बार। जेड नोट बार इसकी वैल्यू यही पुट कर दो, ये पीछे जो हमने पुट की थी ना यही पुट कर दो, ये रहा आर स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, इसको भी एज इट इज रहने दो, ऊपर वाले पार्ट को। नीचे वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ? मोड अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये इस पार्ट को उधर ले जाओ, जब तुम उधर लेके जाओगे तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 बनेगा, तो बेसिकली कितना बनेगा? ये 7r स्क्वायर बाय 2। अब क्या करो? पूरी इक्वेशन को मॉड अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा? मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस जेड नोट बार अल्फा माइनस जेड अल्फा बार प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7r स्क्वायर बाय 2 मोड अल्फा का स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ आया? ये क्या है आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहां तक?
मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है? अब देखो ये आपकी सेकंड बन गई, ध्यान से देखना, अल्फा मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस जेड नोट बार अल्फा माइनस जेड अल्फा बार प्लस 1, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, सेम आ गया। दैट मीन्स आर स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है 7r स्क्वायर बाय 2 मॉड अल्फा का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? आर स्क्वायर बाय 2 के इक्वल हो गया। 2 से 2 गया, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो मॉड अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1/7, तो मॉड अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√7, ठीक है। तो बेसिकली ये तो सब कैलकुलेशन था, पार्ट मेन था कि आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में लिखना आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को अब पता चल गया भाई ये इस तरीके से कर रखा है, मॉड जेड का स्क्वायर लेके इक्वेशन बना ली दो और इक्वेट कर दिया, कर लोगे, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ, बस वो थोड़ा सा आपको हिंट नहीं है ना कि भाई करना क्या है। अब तो आप लोगों ने देख लिया, अच्छा ठीक है, इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हो। उसके बाद आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करी है, प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़ चुके हैं ना, हमने वही यूज किया, कुछ नए से तो यूज किया ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब एक छोटा सा टॉपिक अलग से हो रहा है, कहो तो वो स्टार्ट कराऊं, नहीं तो फिर वो कल कराऊंगी, है वो आसान है वैसे, जल्दी बोलो, जो तुम बोलोगे वही कर लेंगे। करवा दो। करवा दें? छोटा सा कर लो ताकि कल थोड़ा छोटा लेक्चर हो जाए। देखो आसान है वैसे, देखो तुम लोगों ने पढ़ रखा है अभी, तुम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ के आए हो, ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस तुमने किए थे जिसमें तुमने बायनोमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज देखी थी, C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू इस तरीके से तुमसे वैल्यूज पूछी हुई थी, याद आया? यस मैम। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आप कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से मतलब सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ तो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर मेथड्स पढ़े थे भाई, एक्स जैसे मान लो 1 प्लस एक्स की पावर n, आपको पता है क्या होता है, C0 प्लस में C1x प्लस में C2x स्क्वायर प्लस में C3x क्यूब, ठीक है। आपने क्या किया था, अगर आपको ये प्रूव करना है C0 प्लस C2 प्लस C4 ये आपको निकालना है, तो आपने क्या किया था, एक बार तो x की जगह पुट कर दिया था 1, जैसे ही तुमने 1 पुट किया था तो क्या आया था आंसर, 2 की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरीके से एक बार आपने पुट कर दिया था x की वैल्यू -1, तो क्या आया था, जैसे x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो 0 इक्वल्स टू C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, इस तरीके से। फिर आपको C0 मतलब इवन सबस्क्रिप्ट्स वाली वैल्यू चाहिए थी, तो आपने क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था, तो ये ऑड वाली गई, तो 2n 2 की पावर n इक्वल्स टू क्या आ गया था, ट्वाइस ऑफ C0 प्लस C2 प्लस C4। इसी तरीके से क्या था तुम लोगों ने, तो C0 प्लस C2 प्लस C4 की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर n-1। ये बायनोमियल में तो हमने इस तरीके से पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर अभी तो थोड़े क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाए, मान लो गैप ज्यादा होने लग जाए, 3 का गैप हो गया, जैसे यहाँ 2 का गैप है, मान लो वो C3 C0 C3 C6 C9 इस तरीके से पूछ ले, या फिर वो ऐसे पूछ ले C0 प्लस C4 प्लस C8 प्लस C12, मतलब गैप बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, बहुत आसान है, आपको बेसिकली यही तो देखना है ना कि आपको x की वैल्यू क्या चाहिए। जैसे ही अगर आपको ये पता चल गया 1 और -1 लेनी थी, फिर तो आप आइडिया लगा ही लोगे, ऐड करके मेरे को मिल रहा है सम। तो ये x की वैल्यू कैसे लोगे, अगर आपको मानो देखो C0 प्लस C2 प्लस C4, मतलब यहाँ गैप कितने का है, 2 का गैप है, तो तुम x की वैल्यू क्या लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी लेके सॉल्व करना। अगर 3 का गैप है तो क्या लोगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लेना। अगर 4 का गैप है तो क्या ले लोगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/2 है, x की दो वैल्यूज आती हैं प्लस -1, देखो तुमने यही लिया था जब 0 to 4 को तुमने प्रूव किया है, यही लिया है, ठीक है। जब 3 लोगे तो यहाँ पे क्या निकलता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब तुम्हें x की ये 3 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी सॉल्व करने के लिए, वो तुम्हें चमक जाएगा बाद में करना क्या है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जब ऐसे 4 का गैप तुम्हें दिख रहा है तो तुम क्या करोगे, अब तुमने ये पार्ट सॉल्व कर रखा है, x की वैल्यू क्या क्या लोगे, +-1 और प्लस आयोटा। क्लियर हुई चीज, किस तरीके से लेने नंबर्स? यस मैम। यहाँ तो ठीक है, इजी था, चमक गया, लेकिन अब
यहाँ दिक्कत आएगी ना, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही पता चल गया 3 3 का गैप है तो क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी, 4 4 का गैप है तो 4 रूट ऑफ इनफिनिटी, ऐसे ही 5 का हो तो 5, 6 का हो तो 6। तो खैर इतने बड़े आएंगे नहीं आपके। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको यही पूछा हुआ है C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 अप टू सो ऑन क्या होएगा। तो इतना तो तुम लोगों को पता है 3 3 का गैप है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या लेनी होगी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे ही तुम करो एक बार x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 पुट करो, 2 की पावर n इज इक्वल्स टू C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn। सेकेंड आप x की वैल्यू ओमेगा पुट करो, क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n, किसके इक्वल हो गया ये, C0 प्लस C1 ओमेगा प्लस C2 ओमेगा स्क्वायर अप टू Cn ओमेगा n। तीसरी ओमेगा स्क्वायर पुट करो, x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इज इक्वल्स टू C0 प्लस में C1 ओमेगा स्क्वायर प्लस में C2 ओमेगा 4 अप टू Cn ओमेगा 2n। यहां तक तो क्लियर है, इजी है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर x की जगह पुट किया है। अब देखो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए C0 C3 C6। तो बेसिकली C0 तो ऐड करने पे ही मिल रहा है, एक बार क्या करो तीनों को ऐड कर दो, ऐड करो क्या आएगा देखो 2 की पावर n प्लस में 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इज इक्वल्स टू 3 C0। इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 0, C1 कॉमन लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा अंदर, ये 0 होता है तो 0 हो गया। इसको ऐड करोगे तो भी 0 चमक रहा है तुम्हें, Yes, ma'am. ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कौन से नंबर्स मिलेंगे, 3 के मल्टीपल वाले नंबर मिलेंगे। यहाँ पे तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि क्यूब रूट्स का पावर करते हो तो अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर 0 मिलता है, और 3 का मल्टीपल है तो आंसर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ पर जो C3 वाली आएगी ना रो, उसमें तुम्हें 3 आंसर मिलेगा, एक तो वो आएगी, उसके बाद आएगी 3C6, उसके बाद आएगा 3C9, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट को पढ़े रहने दो, हमें तो आंसर से मतलब है। तो यहाँ देखो 3 कॉमन लो तो जो पूछ रखा है वो क्रिएट हो गया 3 कॉमन ले लो और उसको लेफ्ट में भेज दो, 2 की पावर n प्लस में 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n अपॉन में 3। ये आपको सॉल्व करना है अब, और ये सॉल्व करना तुम सीख चुके हो कॉम्प्लेक्स नंबर में। 2 की पावर n, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ओमेगा स्क्वायर नहीं माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकती हूँ माइनस ओमेगा की पावर n। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 वाली, ठीक है। अपॉन में 3 है ये आपका। अब देखो आपको आंसर्स दे रखे कॉस की फॉर्मेट में, दैट मीन्स आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना पड़ेगा यूलर फॉर्मेट में, उसको यूलर में नहीं पोलर में, जहाँ पे कॉस में आपका आंसर आए, समझ रहे हो। अब ऐसे तो तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ओमेगा की जगह तुम ओमेगा की वैल्यू डाल सकते हो, ओमेगा की वैल्यू डालोगे तो वहां से हम कोस साइन कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्वेश्चन में। 1/3 तो देखो बाहर ले लो, 2 की पावर n, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर क्या था पोलर फॉर्मेट में याद है, कोस 4π/3 प्लस में आयोटा साइन 4π/3, यही था। मैंने तुम्हें फॉर्मेट लिखवाए थे यूलर पोलर और अलग से कार्टेशियन में। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी कोस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो क्या, अब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा देखो, माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस कोस 4π/3 प्लस, इधर भी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन आयोटा साइन 4π/3, इसकी पावर है n। सिमिलरली ओमेगा की वैल्यू तुम्हारी थी cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, यहाँ पे वो पुट कर दो, एक माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा ये माइनस cos 2π/3 माइनस आयोटा साइन 2π/3, उसकी पावर है n। अब तुम्हें इतना तो फील आ रहा होगा पावर n है, डी मोइवर्स थ्योरम लगाऊंगी n नीचे आना पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई आंसर नहीं है जिसमें ऊपर n टंगा हो पावर में, तो तुम लोगों को n नीचे लाना पड़ेगा। अब अंदर तुम लोगों को फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए, तो माइनस माइनस है तो बस इसको थोड़ा सा ट्रिको यूज कर लो। यहाँ पर 4π/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई प्लस π/3 लिख सकती हूँ,
Yes, ma'am. 4 पाई बाय 3 को पहले मैं लिखूंगी पाई प्लस पाई बाय 3, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी कोस पाई प्लस पाई बाय 3, कोस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस से माइनस चला जाएगा तो क्या बचेगा प्लस कोस पाई बाय 3। यहाँ पर भी सेम साइन पाई साइन 180 प्लस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 3, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा साइन पाई बाय 3, और उसकी पावर है n। सिमिलरली आपको क्या करना है इसके लिए करना है 2 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 3, कोस 180 माइनस पाई बाय 3 क्या होता है माइनस कोस पाई बाय 3, तो माइनस से माइनस चला जाएगा तो क्या बनेगा कोस पाई बाय 3। साइन 180 माइनस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 होता है, तो ये हो गया साइन पाई बाय 3 की पावर n। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो आप डी मोइवर्स थ्योरम लगा दो, n आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा देखो कोस n पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 3 प्लस कोस पाई बाय 3 कोस n पाई बाय 3 माइनस आयोटा, मेरा साइन किधर गया है साइन n पाई बाय 3, ये वाला पार्ट तो गया, और तो 1/3 टू की पावर n प्लस में 2 cos n पाई बाय 3 आपका क्या आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। Yes, ma'am. ठीक है समझ आया आप करना कैसे, ये जस्ट मैंने तुमको पुट करके दिखाया है कि 3 का गैप था, क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी एक्स की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले ली, तो ऐसे पुट किया और उसके बाद आपको ये पार्ट सॉल्व करना है। देखो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 159 कितने का गैप है यहाँ पे 4 का, तो तुम्हें चमक गया एक्स की वैल्यूज क्या क्या लोगे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा, 4 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, दो दो की पेयरिंग करके सॉल्व करोगे तब आंसर निकल जाएगा। ये ट्राई करके देखना तुम, ठीक है ये 4 वैल्यूज पुट करनी है, दो दो इक्वेशंस को ऐड कर देना, फिर वहां से देख लेना कि सब्ट्रैक्ट करने पे ऐड करने पे फायदा मिल रहा है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है और एक ये देखो जरा सेम ही है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन पूरा नहीं है ये, ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस A3 प्लस A6 अप टू सो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है क्या ये, मतलब ये अगर सीरीज है कोई तो इसमें C0 की जगह ये C1 की जगह ये C2 की जगह ये है, ऐसा सा फील आ रहा है। तो यहाँ देखो गैप कितने का है 3 का गैप है, तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या लेना पड़ेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लेके सॉल्व करोगे ना आंसर आ जाएगा। ये भी ट्राई करके देख लेना, ठीक है 3 क्वेश्चन दिए मैंने, ये करके देख लेना। बस आपका यूं लगा लो आधे घंटे का टॉपिक और रह गया है, उसके अलावा आपका कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया है। और ये जो ज्योमेट्री के लास्ट के 4 लेक्चर्स है ना, इनमें थोड़ा सा ऐसा फील मत करना कि समझ नहीं आए, ये थोड़े हैं टफ पढ़ते हैं, एक दो बार और देखोगे ना लेक्चर्स को तो हो जाएगा नॉर्मल। अभी मैंने उम्मीद भी नहीं की कि तुम्हें पूरा 100% समझ आ गया होगा। हाँ कल खत्म हो जाएगा अभी।